हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होता है, ऊष्मागतिक अवस्था क्या होता है, उसको डिस्कस कर लिया। और उसके बाद में हमने बोला कि जो थर्मोडायनेमिक्स में जो इक्विलिब्रियम होता है, साम्य होता है, उसका मतलब क्या होता है। और उसमें हमने 3 तरीके की डेफिनेशन पढ़ ली थी। 4th डेफिनेशन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने ये बोला था कि कोई भी दो सिस्टम अगर है अपने पास में, दो सिस्टम अगर अपने पास में है, कोई भी दो सिस्टम है, ये दो सिस्टम है, तो हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी। उसमें ये बोला कि जैसे ये ए सिस्टम है, ये एक बी सिस्टम है, तो अगर दोनों सिस्टम का टेम्परेचर इक्वल है, टी ए इक्वल टू टी बी, तब भी आप ये बोल सकते हो कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। या इनके बारे में ऐसे पता हो कि एक का बीटा पैरामीटर दूसरे के बीटा पैरामीटर के इक्वल हो, तब भी आप ये बोल सकते हो कि ये कैसे हैं, इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में है। या फिर आपको ये बोला जाए कि पहले सिस्टम की जो एंट्रोपी है दैट इज एस है, दूसरे सिस्टम की जो एंट्रोपी है एस बी, दोनों का योग जो है, ये दोनों का सम वो है एस स्टार के इक्वल, और ये एस स्टार मैक्सिमम है, अधिकतम है। ये अगर अधिकतम है, मैक्सिमम है, तब भी आप ये बोल सकते हो कि ये इस टाइम पर कैसे हैं, इक्विलिब्रियम में। ये मैक्सिमम तभी होगा जब इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में इसका मतलब ये मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये 3 डेफिनेशन तो अपन ने पढ़ ली थी। 4th डेफिनेशन देखना आप। अगर दो चीजें हैं उनका टेम्परेचर बराबर है, दो बॉडीज है उनका टेम्परेचर बराबर है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, इन दोनों का टेम्परेचर है टी, इन दोनों का टेम्परेचर जो है, इसका टेम्परेचर है टी ए, इसका टेम्परेचर है टी बी, और टी इज इक्वल टू टी बी है। दोनों का टेम्परेचर बराबर है, तो इनमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, हीट का ट्रांजैक्शन नहीं होता है। मतलब जैसे होता है कि जैसे मान लो कि ये हाथ है और ये हाथ है, दोनों का टेम्परेचर बराबर है, तो मैं इन दोनों को टच करता हूँ तो मुझे ना ठंडा लगता है दूसरा हाथ, ना इस हाथ को ये ठंडा लगता है, ना गर्म लगता है, ना इस हाथ को ये ठंडा लगता है, ना गर्म लगता है। ठंडा या गर्म कब नहीं लगता? जब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। किसी भी चीज से ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है, हीट का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तभी वो या तो ठंडा या गर्म फील होगा। तो अगर मान लो ये जैसे ये बोर्ड है, मैं इस पे हाथ टच करता हूं, अगर मैं मुझे गर्म फील हो रहा है, इसका मतलब है कि हीट का ट्रांजैक्शन हो रहा है, ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है। और ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है या गर्म फील हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये मेरी तुलना में गर्म है, मतलब इसका टेम्परेचर अलग है, मेरा टेम्परेचर अलग है। समझ में आ रही बात? तो अगर दो चीजों का टेम्परेचर अलग अलग होता है, तब तो उनमें ऊष्मा का आदान प्रदान होता रहता है। जैसे ही दोनों चीजों का, दो बॉडीज का टेम्परेचर इक्वल हो गया, फिर उनमें हीट का ट्रांजैक्शन होना बंद हो जाता है, फिर उनमें हीट का ट्रांसफर नहीं होता। जैसे टेम्परेचर इक्वल हुआ, हीट ट्रांजैक्शन होना बंद हो जाता है, ऊष्मा का स्थानांतरण बंद हो जाता है। क्योंकि ऊष्मा का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक वो साम्य अवस्था में नहीं पहुंच जाते, जब तक उनका टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। इसका मतलब है कि जैसे ही कोई साम्य अवस्था में पहुंचेंगे, उनमें ऊष्मा का आदान प्रदान बंद हो जाएगा। तो अगर दो चीजों में ऊष्मा का आदान प्रदान, हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, इसका मतलब वो कैसे हैं? ऑलरेडी वो इक्विलिब्रियम में है, वो ऊष्मागतिक साम्य अवस्था में है। समझ में आया? तो दो चीजों में अगर हीट का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, इट मीन्स वो इक्विलिब्रियम में है। करेक्ट है? तो इसका 4th डेफिनेशन लिखो। अगर जैसे इन दोनों में हीट का ट्रांजैक्शन इधर से इधर, जो डेल्टा क्यू बोलते हैं, जिसको डेल्टा क्यू मतलब हीट का ट्रांजैक्शन कितना हो रहा है, डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू अगर इन दोनों के अंदर, अगर इन दोनों में डेल्टा क्यू है वो 0 है, तो क्या हो जाएगा? साम्य अवस्था में होंगे ये। तो लिखो इसका 4th डेफिनेशन। इफ the heat exchange, if the heat exchange between two systems, if the heat exchange between two systems is zero, it means these systems are in equilibrium. It means these systems are in equilibrium.
इट मीन्स दीज सिस्टम्स आर इन इक्विलिब्रियम। करेक्ट। यदि, लिखो हिंदी में, यदि दो निकायों, फोर्थ डेफिनेशन ही है, यदि दो निकायों के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान, यदि दो निकायों के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान, मतलब उनको टच कर रखा है और फिर भी आदान प्रदान नहीं होता है, दो निकायों के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, तो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, तो वे ऊष्मागतिक साम्य अवस्था में कहलाएंगे। तो वे ऊष्मागतिक साम्य अवस्था में कहलाएंगे। तो वे ऊष्मागतिक साम्य अवस्था में कहलाएंगे। करेक्ट है। और वजह से भी हो सकता है कि मैंने इनको कवर कर रखा अलग अलग, तब तो ऊष्मा का प्रभाव वैसे नहीं होगा, तब तो हीट ट्रांजैक्शन वैसे नहीं होगा, लेकिन दोनों को मान लो टच कर रखा और फिर भी हीट का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि साम्य अवस्था में है। ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये कैसे इक्विलिब्रियम में है। करेक्ट। हाँ, तो इसका मतलब है कि जैसे ऊष्मा स्थानांतरण, हीट ट्रांसफर डेल्टा क्यू कितना है, अगर 0 है डेल्टा क्यू तो इक्विलिब्रियम है। तो आपने जो लाइन लिखी है उसके बाद में ये छाप लो। करेक्ट है। ये हो गया। तो आपका जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो कंप्लीट हो गई है, वो फुलफिल हो गई है कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आप किस चीज को बोलेंगे। ऊष्मागतिक साम्य अवस्था से आप क्या समझते हैं, समझ में आया? ये बात क्लियर हो गई। तो ऊष्मागतिक साम्य अवस्था को आप 3-4 तरीके से, किसी भी, अगर एक कंडीशन भी हो रही है ना इन चारों में से, इसका मतलब है कि बाकी 3 तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि ये एक डेफिनेशन अलग, वो जो दूसरे टर्म्स में वो दूसरी डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर टेम्परेचर बराबर है, इसका मतलब है कि बीटा पैरामीटर इक्वल होगा, इट मीन्स एंट्रोपी मैक्सिमम होगी, इट मीन्स हीट ट्रांसफर नहीं होगी। अगर हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, इसका मतलब टेम्परेचर बराबर है, मतलब बीटा पैरामीटर इक्वल है, मतलब ये होगा। मतलब एक कंडीशन का मतलब बाकी सारी कंडीशन। मैंने अलग अलग पदों में बता दिया, अलग अलग टर्म्स में बताया है इक्विलिब्रियम को। यहाँ पे एंट्रोपी के टर्म्स में, यहाँ पे बीटा पैरामीटर, यहाँ पे टेम्परेचर, इधर हीट के टर्म्स में बता दिया। करेक्ट है। चारों चीज समझ में आई। तो आप चाहे जहां पर अलग अलग जगह पर क्या क्या यूज करना है, कहां पर कैसे सिस्टम समझ में आए, वो आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है। ये आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम समझ में आता है। ऊष्मागतिक साम्य अवस्था को यहां से हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं। आओ, नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक है, आप हेडिंग लिखो थर्मोडायनेमिक फंक्शंस, ऊष्मागतिक फलन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेक्स्ट टॉपिक आ गया अपना ऊष्मागतिक फलन, थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। इसमें लिखो ऊष्मागतिक फलन 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। ऊष्मागतिक फलन 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। ऊष्मागतिक फलन 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। ऊष्मागतिक फलन 2 प्रकार के होते हैं। ऊष्मागतिक फलन 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। करेक्ट। ओके, तो ये लिख लो दोनों, एक ये हो गया, एक दूसरा ये लिख लो। पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन, पथ फलन और अवस्था फलन। इसको बिंदु फलन भी कहते हैं, स्टेट फंक्शन भी बोलते हैं इसको। पॉइंट के साथ में ऑब्लिक में लिख लेना स्टेट, ये दोनों छाप लो, पहला तो ये, सेकंड ये। इसको बिंदु फलन भी कहते हैं, बिंदु, बिंदु मेरे प्यारे बिंदु, बिंदु फलन। ठीक है ना। स्टेट फंक्शन, बिंदु फलन।
क्लियर है? ये हो गया। अब देखो हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे, पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्या मीनिंग होता है, इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, क्या एग्जांपल्स होते हैं, सारी चीज़ को डिस्कस करें। आओ सबसे पहले हम लोग पाथ फंक्शन को डिस्कस करते हैं। किसको? पाथ फंक्शन को। हम लोग सबसे पहले किसको डिस्कस करेंगे? पाथ फंक्शन को डिस्कस करते हैं। पाथ फंक्शन क्या है? सिंपल सी मीनिंग है, सिंपल सी चीज़ है। जैसे एक कोई सिस्टम है, एक सिस्टम है, उसके पैरामीटर बता दो, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कुछ बता दिया आपने पैरामीटर, मतलब आपकी उसकी अवस्था बता दी, ठीक है। तो एक सिस्टम है कोई भी, और उसकी कुछ अवस्था है। जैसे मान लो मैंने एक सिस्टम ले लिया और वो उसकी अवस्था है स्टेट 1 में है, वो अवस्था 1 में, अवस्था फर्स्ट से, है ना। वो अवस्था 1 से अवस्था 2 में आ गया। अवस्था 2 में आने का मतलब समझ रहे हो? अवस्था 2 में आने का मतलब ये नहीं कि ये बीकर का शेप या साइज चेंज हो गया, नहीं। अवस्था 2 में आने का मतलब है कि इसका जो प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर है, उनमें से या तो सारी चीज़ें या कुछ ना कुछ बदल गया। हो सकता है एक भी चीज़ बदल गई हो। ये स्टेट 1 से स्टेट 2 में आ गया। क्लियर है? ये प्रेशर हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, ये टेम्परेचर हो गया। इसको मैं और इसको बोल देता हूँ प्रेशर डैश, वॉल्यूम डैश और टेम्परेचर डैश, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ आने पर कोई पर्टिकुलर जो फंक्शन है, कोई फलन है, उसका मान पथ पर निर्भर करता है। पथ मतलब पाथ, और पाथ या पथ का मतलब ये है कि जो प्रोसेस है, कि मैं धीरे धीरे लेके आ रहा हूँ कि फास्ट लेके आ रहा हूँ, किस तरीके से लेके आ रहा हूँ, उस चीज पर डिपेंड करता है, तो वो होगा पाथ फंक्शन। मतलब कोई फंक्शन, कोई फलन है, उसका वैल्यू अगर मैं स्लो लेके आ रहा हूँ या फास्ट लेके आ रहा हूँ, उन चीजों पे डिपेंड करता है, मतलब पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये कैसा होगा? पाथ फलन होगा। और पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता, पहले कहाँ था और अब कहाँ है, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट्स पे डिपेंड करता है कि पहले किस बिंदु पे था, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु, मतलब लास्ट स्टेट और इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, अवस्था पे ही निर्भर कर रहा है या बिंदुओं पे निर्भर कर रहा है, तो उसको बोलते हैं पॉइंट फंक्शन या बिंदु फलन, अवस्था फलन या बिंदु फलन, पॉइंट फंक्शन या स्टेट फंक्शन। आई बात समझ में? अगर स्टेट पे डिपेंड करता तो स्टेट फंक्शन, अगर पाथ पे, पथ पर निर्भर करता तो पथ फलन या पाथ फंक्शन बोलते हैं। करेक्ट है? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। जैसे मैं दूसरा इसका एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे ऐसे मान लो कि एक पिस्टन है। पिस्टन जानते हो क्या? पिस्टन क्या होता है? पिस्टन एक आपने ऐड देखा कि एक मोटरसाइकिल का ऐड आता है, मोटरसाइकिल का नहीं, एक ऑयल का ऐड आता है, पता नहीं कौन से ऑयल का आता है, उसमें एक इंजन को दिखाते हैं, उसमें वो एक कुछ नहीं होता, एक कुछ लोहे का एक कुछ बना हुआ होता है, वो उसमें पिस्टन के अंदर जाता है, वापस से बाहर आता है, अंदर जाता है, वापस से। मतलब इसमें ऐसा है कि जैसे मान लो ये एक पोर्शन है इसका, वो कुछ इस तरीके से बना होता है, ऐसा कुछ। तो ये पहले मान लो यहाँ पे था, यहाँ तक कवर करता है इसको, फिर ये थोड़ा ऊपर चला जाता है। मतलब जब ये यहाँ पे था, मान लो इसके अंदर कोई गैस है या कोई लिक्विड है, तब यहाँ तक दबा रखा था इसको, अंदर तक, यहाँ तक। इंजेक्शन जानते हो ना? इंजेक्शन वाला ही गेम है। मतलब इंजेक्शन में ये जो होता है, ये ऐसा, तो मान लो इंजेक्शन में जो ये पीछे से वो हम लोग पंप जो होता है, वो अगर यहाँ तक है, मतलब यहाँ तक है, तो इसका मतलब लिक्विड यहाँ तक है। लिक्विड यहाँ तक मतलब उसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर कुछ ना कुछ होगा। इंजेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो पंप का, ये पंप मतलब एक तरीके से पिस्टन का। अब ये मान लो इसको थोड़ा सा इंजेक्शन को मैंने पीछे की तरफ खींच दिया, अब पीछे की तरफ ये यहाँ तक आ गया, मतलब अब इसका वॉल्यूम बढ़ गया, पहले इतना ही वॉल्यूम था, अब इतना हो गया, मतलब कि अब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर अलग हो गए, मतलब अलग अवस्था में आ गया। पहले अलग स्टेट में था, अब अलग स्टेट में आ गया। तो अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर जाने पर अगर कोई फंक्शन का वैल्यू पथ पर डिपेंड करता है तो उसको हम पाथ फंक्शन, पथ फलन बोलते हैं। अगर पथ पर डिपेंड नहीं कर रहा, इनिशियल फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, तो उसको बोलते हैं हम अवस्था फलन, स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो लिख लो, इसका डेफिनेशन लिख लो। पहले सबसे पहले आप लिखो पथ फलन।
पहला वाला लिख लो, पथ फलन, पाथ फंक्शन लिखो, पाथ फंक्शन। यदि किसी ऊष्मागतिक फलन का मान, यदि किसी ऊष्मागतिक फलन का मान पथ पर निर्भर करता है, तो उसे, यदि किसी ऊष्मागतिक फलन का मान पथ पर निर्भर करता है तो उसे पथ फलन कहते हैं। हिंदी में लिख लो, if a thermodynamic function depends on, if a thermodynamic function depends on the path, then it is known as path function, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल जो है पाथ फंक्शन के, इसके एग्जाम्पल है वर्क डन, कार्य को ऐसे लिखते हैं, W भी लिखते हैं और डेल्टा W भी लिखते हैं। अभी कार्य लिख लो आप W, या मैं इसको डेल्टा W भी लिख देते हैं, ठीक है। जितना भी कार्य हुआ, जितना भी वर्क डन हुआ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जब इंजेक्शन को पीछे की तरफ खींच दिया या पिस्टन को अलग खींच दिया या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला गया, तो कुछ कार्य हुआ, कुछ वर्क डन हुआ, और कुछ वर्क डन हुआ तो जो वर्क डन हुआ है वो पथ पर डिपेंड करता है कि स्लो गया पिस्टन या फास्ट गया तो अलग वर्क डन होगा वहाँ से वहाँ तक जाने में। मतलब मुझे यहाँ से यहाँ तक आना है, अगर यहाँ से मैं जल्दी आ गया, फास्ट आ गया तो वर्क डन अलग हो जाएगा, अगर स्लो आ रहा हूँ तो वर्क डन अलग हो सकता है, समझ रहे हो। तो ये डिपेंड, अगर अलग अलग होता है, सॉरी पाथ पर डिपेंड करता तो अलग अलग होगा, और अगर पाथ पर डिपेंड करता तो एक वो क्या होगा, पथ फलन होगा, पाथ फंक्शन होगा। एक तो एग्जाम्पल हो गया वर्क डन का, एक हो गया हीट का होता है, किसका होता है, हीट का, एक होता है हीट, डेल्टा क्यू ऊष्मा, ये लिख लो, दो एग्जाम्पल लिख लो, तो वर्क डन का एक हीट का, करेक्ट है, वर्क डन और हीट का। ये मैंने समझाने के लिए बताया था यहाँ पे सब कुछ। अब देखो दूसरी चीज इसी के अंदर, जैसे मान लो एक स्टेट ये है, एक स्टेट ये है, ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, ये अवस्था 1 है, ये अवस्था 2। अगर मैं पाथ का मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्राइंग बना के बता रहा हूँ कि इधर से आ गया, मान लो एक तो ये हो गया पाथ, ये फर्स्ट पाथ है, मान लो इससे जो वर्क डन आया वो मान लो डेल्टा W1 वर्क डन हुआ है। इधर से इधर आने में, इस पाथ से अगर कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो वर्क डन होता है डेल्टा W। इधर से जा रहा है मान लो डेल्टा W2 हो गया, और ये जो है ये सेकंड पाथ हो गया, ये थर्ड पाथ हो गया। इधर से जो जा रहा है ये कितना हुआ, डेल्टा W3। इसका मतलब अगर पाथ पर डिपेंड करता है तो कार्य बराबर नहीं होगा ना, वर्क डन अलग अलग होगा, क्योंकि कार्य पाथ पर डिपेंड कर रहा है, और पाथ पर डिपेंड करता है तो डेल्टा W1 नॉट इक्वल टू डेल्टा W2 नॉट इक्वल टू डेल्टा W3 ये होगा, क्योंकि पाथ पे डिपेंड करता है कार्य वर्क डन जो होता है वो पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है, पथ फलन है। इसका मतलब पथ पर निर्भर करेगा, मतलब अलग पथ से जाओगे तो अलग होगा, डिफरेंट पाथ से जाओगे तो वर्क डन का वैल्यू डिफरेंट आएगा। तो इधर से वर्क डन डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट होगा, मतलब तीनों का वैल्यू इक्वल नहीं होगा। ये आ गया। सेम इसी तरीके से अगर इस पाथ में डेल्टा W1 मान लो वर्क डन हुआ और हीट का जो आदान प्रदान हुआ है, इस पाथ से जाने में जो ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ है, हीट का जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो मान लो डेल्टा Q1 हुआ है इस पाथ में, इसमें डेल्टा Q2 मान लो और इसमें डेल्टा Q3 मान लो। तो हीट भी कैसा है, पाथ फंक्शन है, इसका मतलब है कि हीट के लिए भी डेल्टा Q1 नॉट इक्वल टू डेल्टा Q2 नॉट इक्वल टू डेल्टा Q3। आगे बात समझ में, ये इसके लिए भी अप्लाई होगा। तो आपने ये जो लिखा है ना ये एग्जाम्पल के बाद में, उसके बाद में ये छाप लो,
ये जो मैथमेटिकल, ये जो ड्राइंग वाला ये जो पोर्शन है, ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इधर से इधर गए तो अलग अलग पाथ से गए तो अलग अलग होंगे वैल्यू, यही तो बता ना पाथ पे डिपेंडेंट का मतलब। हो गया, यहाँ पे पॉज करके ये छाप लेना, उसके बाद में मैं नेक्स्ट करवा रहा हूँ पॉइंट फंक्शन, अवस्था फलन, पॉइंट फंक्शन। तो पॉइंट फंक्शन में लिखो पॉइंट फंक्शन, अवस्था फलन। पॉइंट फंक्शन को बिंदु, सॉरी स्टेट फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेट फंक्शन बताया था ना अभी, बिंदु फलन। तो लिखो, इसमें लिखो, सीधी सी बात, अब की बार पथ पे डिपेंड नहीं करता, स्टेट पे डिपेंड करता, फाइनल और इनिशियल, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर कर। तो लिखो, यदि किसी फलन का मान, यदि किसी फलन का मान, यदि किसी फलन का मान पथ पर निर्भर ना करके, पथ पर निर्भर न करके, यदि किसी फलन का मान पथ पर निर्भर न करके प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, यदि किसी फलन का मान पथ पर निर्भर नहीं करके प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, तो इसे अवस्था फलन कहते हैं, तो इसे अवस्था फलन कहते हैं, तो इसे अवस्था फलन कहते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, इंग्लिश में लिख लो, इफ द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, if the value of a function, if the value of a function depends only on the initial and final states, if the value of a function depends only on, if the value of a function depends only on the initial and final states या पॉइंट्स, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, नॉट ऑन द पाथ, नॉट ऑन द पाथ, then that type of function, then this type of function or that type of function, then this type of function is known as, then this type of function is known as state function, then this type of function is known as state function। करेक्ट है, ये जो बात बोला वो चमकी, अरे सही है ना। अब देखो मैं जो करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, अब बात को समझना। इसका जो एग्जाम्पल देखना, इसका एग्जाम्पल हो गया वर्क डन और क्या हीट हो गया, दो चीजें होगी, मतलब हीट का ट्रांजैक्शन कितना होगा, ऊष्मा का स्थानांतरण कितना होगा, ये बात पथ पर निर्भर करेगी, पाथ पर डिपेंड करेगी। आप स्लो स्लो करवा रहे हो तो अलग होगा, अगर फास्ट फास्ट आ रहे हो वहीं से वहीं तक तो अलग हो सकता है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फास्ट फास्ट आए तो वर्क डन अलग होगा, हीट का ट्रांसफर भी अलग होगा। अगर धीरे धीरे आ रहे हो, पथ का अलग होने का मतलब ही ये यहाँ पर है कि स्लो आ रहे हो कि फास्ट आ रहे हो, पथ का अलग होने का मतलब ये, डिफरेंट पाथ का मतलब है कि स्लो या फास्ट। पॉइंट फंक्शन, अवस्था फलन का मतलब, पॉइंट फंक्शन का क्या मतलब है, पॉइंट फंक्शन का मतलब है यहाँ पे, पॉइंट फंक्शन अवस्था फलन का मतलब जो एग्जाम्पल है, सॉरी एग्जाम्पल ये है, जैसे इंटरनल एनर्जी हो गया, इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा। अब इंटरनल एनर्जी का वाकई में क्या मीनिंग होता है ये तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट 2-3 लेक्चर के बाद में आएगा। आंतरिक ऊर्जा है, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन, आंतरिक ऊर्जा डेल्टा यू,
U होता है वैसे, पर आंतरिक ऊर्जा में जो चेंज आता है, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आता है उसको डेल्टा U से लिखते हैं, तो मैं भी इसको डेल्टा U लिख रहा हूँ। गिब्स एनर्जी भी होता है, और भी एग्जाम्पल होते हैं, मैं एक एग्जाम्पल लिख लो, ये इनफ है, ये है, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। अब दूसरी चीज देखना इसमें, देखो ये जो डायग्राम था 3 पार्ट थे, 1 2 3 है ना। हमने देखा कि वर्क डन, हमने ये देखा कि वर्क डन जो होगा दैट विल बी डिफरेंट, वर्क डन डिफरेंट हो रहा था, और हीट का जो ट्रांजेक्शन हो रहा था, ऊष्मा का स्थानांतरण था, वो भी अलग अलग हो रहा था। लेकिन ये जो है आंतरिक ऊर्जा, मान लो ये यहां से यहां तक जब आता है तो इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U1 हो गया, डेल्टा U हो रहा है, लेकिन फर्स्ट पार्ट से तो मैं डेल्टा U1 लिख रहा हूं। सेकंड पार्ट से जब आता है तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो डेल्टा U2 हो गया, और अगर थर्ड पार्ट से आता है तो इंटरनल एनर्जी में, आंतरिक ऊर्जा में जो चेंज आता है वो डेल्टा U3 आ रहा है। अब इंटरनल एनर्जी तो पॉइंट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, अवस्था फलन है, मतलब आप ये डिपेंड नहीं करेगा कि अलग अलग पाथ से आ रहा है, ये डिपेंड करेगा कि कहां से कहां जा रहा है। तो इनका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तीनों पाथ का एक ही है, तीनों पाथ का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, इसका मतलब है कि आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो भी सेम होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी ऑल्सो इक्वल, मतलब डेल्टा U1 इक्वल टू डेल्टा U2 इक्वल टू डेल्टा U3। ये डायग्राम छाप लो, ये एग्जाम्पल होके फिर ये डायग्राम छाप लेना, ये जो मैंने बनाया है ना, ये पूरा झमेला, ये छाप लो। ये आपका पॉइंट फंक्शन और ये जो पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन, पथ फलन और अवस्था फलन, इन दोनों का डेफिनेशन हो गया है, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया। अब इसका एक और चीज पढ़ेंगे, पहले ये छाप लो आप, यहाँ पे पॉज करके ये सब कुछ छाप लेना, उसके बाद में मैं इसकी कुछ और इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, वो इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, पहले ये पॉज करके छाप लो, अब मैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, ठीक है। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, ये कैसे हुआ, दो मिनट, चलो। ये जो पाथ फंक्शन है और ये जो पथ फलन है, इसके बारे में, सॉरी, पॉइंट फंक्शन और जो स्टेट फंक्शन है, ये जो भी है दोनों, पथ फलन और अवस्था फलन, पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी, जनरल इन्फॉर्मेशन हो गया। अब इनका एक मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन और होता है कि कोई मैथमेटिकल फंक्शन गिवन है, उसका क्या कैसे पता चलेगा, कि फंक्शन देख के कैसे पता चले कि ये पॉइंट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है। तो फंक्शन देख के मैथमेटिकली आइडिया भी लगाएंगे, और वो जो चीज़ बताऊंगा ये बड़ी काम की चीज़ है। एक जो थर्ड चैप्टर है आपका मैक्सवेल वाला, वो पूरा इसी पे डिपेंडेंट है, तो वो तो पूरा इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कवर होने का मतलब है उसका जो बेसिक आइडिया है वो यहाँ पे काम में आएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ये थॉट नेक्स्ट वाला, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए ठीक है, बाय।